इससे पहले की वीडियो में हमने वर्ल्ड मैप को समझा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स को भी समझने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में समझेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इवॉल्व होता है और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में ये एमर्ज होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में एमर्जेंस को देखते हैं तो उसमें हमें 4 थियोरेटिकल ट्रेडिशन का इम्पॉर्टेंट रोल दिखाई देता है, जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल प्रॉब्लम, वॉर, पीस, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट जैसे इशू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और ये 4 थियोरेटिकल ट्रेडिशंस थे: रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंटरनेशनल सोसाइटी, जिसे हम इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और वहीं फोर्थ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल आईआर की स्टडी का एरिया देखें तो यह केवल इस बात पर फोकस करता है कि वॉर क्यों होते हैं या पीस कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन ओवर द टाइम हम इंटरनेशनल सिनेरियो में कई ऐसे इवेंट्स देखते हैं, जैसे 2 वर्ल्ड वॉर्स का होना, कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन, 9/11 की घटना, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की एरिया ऑफ स्टडी को चेंज कर दिया है। और ये जो चेंजेस हैं ओवर द टाइम हमें जो देखने को मिले हैं, ये जो चेंजेस, इसने इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट डिबेट, आइडियाज, थिंकिंग और थ्योरी को मैच किया है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की थिंकिंग का डेवलपमेंट हमें ओवर द टाइम देखने को मिलता है, जिसमें डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर थियोरेटिकल डिबेट और अदर डिसिप्लिन का मेजर रोल रहा है। इस तरह जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते इंटरनेशनल रिलेशंस का एमर्जेंस हमें डिफरेंट थियोरेटिकल डिबेट के रूप में देखने को मिलता है। और ये 3 मेजर डिबेट्स थे: डिबेट बिटवीन यूटोपियन लिबरल्स एंड रियलिस्ट, डिबेट बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड बिहेवियरलिज्म, एंड थर्ड डिबेट बिटवीन न्यू लिबरलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट, जिसे हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, सब ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे तो सब आपको रियलिज्म, लिबरलिज्म से स्टार्ट कर देंगे, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आखिर इन सब थ्योरीज को हम पढ़ते क्यों हैं और वो क्या सरकमस्टेंसेस रहे होंगे जिस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस की एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन शुरुआत होती है। इसलिए इस वीडियो में हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स थे, या वो कौन से ट्रेडिशंस थे, या वो कौन से इंटेलेक्चुअल डिबेट्स थे जो ओवर द टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस में एमर्ज हुए और जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में हमें हेल्प करते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को समझने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तीनों डिबेट एमर्ज होते हैं और कैसे ये जो तीनों डिबेट है उसने इंटरनेशनल रिलेशंस की थिंकिंग को डेवलप किया है। तो आइए शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पहले डिबेट से, जो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अर्ली स्टडीज़ में देखने को मिलता है, जो कि यूटोपियन लिबरल्स और रियलिस्ट के बीच में हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने पर फोकस करता है। जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण वर्ल्ड ने कई कैजुअलिटीज़ देखी, ह्यूमन सफरिंग को देखा, और इस तरह के वॉर फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बात पर डिस्कस किया जाने लगा था कि मॉडर्न स्टेट को किस तरह इतना कैपेबल बनाया जाए कि इस तरह के वॉर को दोबारा फ्यूचर में होने से रोका जा सके। तो ऐसे में दूसरे ग्रेट वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वकालत की जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का, जो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 पॉइंट प्रिंसिपल की बात करते हैं। एट द सेम टाइम उनके आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस हमें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलता है, और इसके बाद हमें लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट भी देखने को मिलता है, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, और उसका एस्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश करने के एम से किया गया था। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो मैं सारा सिनेरियो बता रही हूँ वो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, जहाँ पे ये सारे डेवलपमेंट हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने को मिल रहे थे। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के ये सारे सिनेरियो को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो लिबरल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं, लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसे लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट करने का कारण क्या था। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि जो लिबरल आइडियोलॉजी थी
वो ऑटोक्रेटिक लीडर्स को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि इनका मानना था कि लिबरल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही ऑटोक्रेटिक लीडर को ख़त्म कर सकती है और एक पीसफुल गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, इसलिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी को, लिबरल वैल्यूज़ को सपोर्ट किया गया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अगर डेमोक्रेटिक होगी तो डोमेस्टिक लेवल है उसमें पीस स्टैब्लिश होगा। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया, ताकि स्टेट के बीच जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये सारे क्या थे? एजम्पशंस थे यूटोपियन लिबरल्स के, ठीक है, कि अगले वॉर्स को रोका जा सके। लेकिन ये जो लिबरल आइडियाज़ थे या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थे तब हमें फेल होते हुए दिखते हैं जब यूरोप में फांसी और नाजी डिक्टेटरशिप एमर्ज होने लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे ईस्ट और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि 1920s और 30s वो डिकेड होता है जब अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक और मिलिट्री स्टेट एमर्ज होने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं विल्सन के डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन के आइडिया या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या लिबरल वैल्यूज़ के आइडियाज़ को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करूँ वर्ल्ड की, तो वहाँ पे 1930 आते आते वॉल स्ट्रीट मार्केट टोटली क्रैश हो चुका था और वर्ल्ड एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। तो ये वो सारे इवेंट्स थे जो कहीं ना कहीं यूटोपियन लिबरल्स के आइडियाज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों को फेल प्रूव कर रहे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अर्ली लिबरल आइडियलिज्म का जो आइडिया था वो 1930s के डिकेड में इंटरनेशनल रिलेशंस को रन करने के लिए एक अच्छा इंटेलेक्चुअल गाइड नहीं बन पाता है। और इस आइडिया के तहत जिस इंडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, जिस पीसफुल कोऑपरेशन को क्रिएट करने की बात की गई थी, इसमें ये जो वर्ल्ड होता है वो टोटली फेल हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एकेडमिक आईआर में शुरुआत होती है क्लासिकल रियलिस्ट ट्रेडिशन की, जो कि तुत्सिडाइट, मैकियावेली, हॉब्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिसकी स्टडी का सेंट्रल थीम होता है पावर। तो इस तरह हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लासिकल रियलिज्म की शुरुआत होती है लिबरल आइडियलिज्म के क्रिटिक के साथ, जहां E.H. कार एक ब्रिटिश रियलिस्ट स्कॉलर होते हैं। वो अपने बुक द 20 ईयर क्राइसिस में लिबरल आइडियलिज्म को क्रिटिक करते हुए कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिबरल थिंकर्स थे या लिबरल स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री को मिसअंडरस्टूड किया है और जो स्टेट्स के बीच इंटरेस्ट होते हैं उनको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया है। मतलब जो लिबरल्स थे उन्होंने केवल कोऑपरेशन की बात की है, स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं की है। ठीक है, और इस तरह E.H. कार एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रीज़ के बीच अपने इंटरेस्ट होते हैं जिनके बीच कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में दे विल ट्राई टू प्रिजर्व एंड डिफेंड देयर प्रिविलेज्ड पोजीशन। मतलब हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है और हर कंट्री अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहती है, और इसी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बीच में कंट्रीज़ के बीच स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए जो क्लासिकल रियलिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी कोऑपरेशन के बजाय कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी करने से है, जो हमें लिबरल ट्रेडिशन में मिसिंग दिखाई देती है। वहीं रियलिस्ट ट्रेडिशन में दूसरा नाम जर्मन स्कॉलर हांस जे मॉर्गनथाउ का आता है। इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में ह्यूमन नेचर को इंटरनेशनल रिलेशंस का आधार माना और बताया कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और वो मैक्सिमम पावर गेन करना चाहते हैं। इसलिए यही चीज़ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ के बीच दिखाई देती है कि जो कंट्रीज़ होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं और वर्ल्ड में मैक्सिमम पावर गेन करना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें 1930s में जर्मनी, इटली और इंपीरियल जापान के फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिलता है, जो टोटली कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कोऑपरेशन पर बेस्ड थी। ठीक है, वहीं रियलिस्ट व्यू का सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखाई देता है, जो रियलिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग स्ट्रगल फॉर पावर पर बेस्ड थी। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट का इमीडिएट एम होता है पावर को हासिल करना, जहां पर ना ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ना ही कोई हायरार्की है, और अगर कुछ है तो वो है सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो इस एनार्किक सिस्टम में पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
और यही स्ट्रगल फॉर पावर हमें 1930s के टाइम में जापान, इटली, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिल रहा था, जो आगे जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंट्रीज़ वर्ल्ड में मैक्सिमम पावर को गेन करना चाहती थी, इसलिए ये एग्रेशन और फोर्स का यूज़ कर रही थी। वहीं रियलिस्ट ट्रेडिशन में हमें थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलता है साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री का। मतलब रियलिस्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूटी और रिपीटेशन पर बिलीव करते हैं, जो कि हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। और इस आधार पर रियलिस्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई न्यू फिनोमेना नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था, क्योंकि जो सॉवरेन स्टेट होते हैं वो लंबे समय तक पीसफुल तभी रह पाते हैं जब उनके बीच बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। और जैसे ही ये बैलेंस ऑफ पावर ब्रेक हो जाता है, वैसे ही ये पीसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है और वॉर हो जाता है, जो कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में देखने को मिलता है कि कंट्रीज़ के बीच एक बैलेंस ऑफ पावर था, वो ब्रेक हो जाता है और उन कंट्रीज़ के बीच एक वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है और वॉर ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह ये जो रियलिस्ट थिंकर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होने वाले इवेंट को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे थे और इंटरनेशनल रिलेशंस को पावर पॉलिटिक्स के रूप में डिफाइन कर रहे थे। इस तरह अगर हम क्लासिकल रियलिस्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस के अप्रोच का एनालिसिस करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि 1930s की जो यूरोप की सिचुएशन थी और 1940s की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सिचुएशन थी, उसको रियलिस्ट अप्रोच बेटर वे में एक्सप्लेन कर पा रहा था लिबरल अप्रोच की तुलना में। ठीक है, मतलब लिबरल अप्रोच तो था, वो उतने बेटर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जितना क्लासिकल रियलिस्ट अप्रोच कर रहा था। फिर हम आगे भी यही देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, फिर वर्ल्ड में जो पावर पॉलिटिक्स चलता है, बैलेंस ऑफ पावर का जो खेल चलता है, वो सबको रियलिज्म जो है वो एक बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि रियलिज्म एक बेस्ट अप्रोच के रूप में इंटरनेशनल रिलेशंस में एमर्ज होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लिबरल्स और क्लासिकल रियलिस्ट के बीच में जो डिबेट चल रहा था, उसमें क्लासिकल रियलिज्म एक डोमिनेंट थिंकिंग के रूप में एमर्ज होता है और आईआर को बेटर वे में एक्सप्लेन करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट मेजर डिबेट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें देखने को मिलता है वो रियलिस्ट के द्वारा जीत लिया जाता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने डिबेट बिटवीन यूटोपियन लिबरल्स और रियलिस्ट के बीच के डिबेट को समझा कि कैसे ये लिबरल आइडिया एमर्ज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में और कैसे रियलिस्ट आइडिया एमर्ज होता है और कैसे इनके बीच डिबेट चलता है और कौन बेस्ट वे में इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। ये सारी चीज़ें हमने समझी। इसके बाद के वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बीच में क्या डिबेट था और न्यू लिबरल और न्यू रियलिस्ट के बीच में क्या डिबेट था, वो सबको हम अगली वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। तो बेसिकली हम ये सारे वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत होती है, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरी डेवलप होती है। तो हम ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद के वीडियो में हम रियलिज्म, लिबरलिज्म को सेपरेटली अलग अलग वीडियोज़ में समझेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, बाय बाय।